आज़ादी के वादे कागज़ों पर ही रह गए और हकीकत की सड़कों पर अंधेरा छा गया। हिंदी गज़ल के शहंशाह दुष्यंत कुमार की कलम से निकली वो कालजयी रचना जिसने सोई हुई जनता को जगाया और सत्ता के सिंहासन को हिला कर रख दिया। आज़ादी के झूठे वादों पर तीखा प्रहार करती कक्षा 11 की ये अमर गज़ल दुष्यंत कुमार के द्वारा लिखी गई यह गज़ल सिर्फ एक कविता नहीं बल्कि हर आम इंसान के टूटे हुए सपनों की एक पुकार है। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी की पाठशाला में। आज हम कक्षा 11वीं की पाठ्यपुस्तक आरोह में संकलित हिंदी गज़ल के जनक दुष्यंत कुमार की वो ऐतिहासिक रचना जिसने समाज के दर्द और राजनीति के खोखलेपन को आईना दिखाया है। कविता को शुरू करने से पहले हम कवि दुष्यंत कुमार के जीवन के बारे में कुछ जानते हैं। 27 सितंबर 1933 को उत्तर प्रदेश के बिजनौर में जन्मे दुष्यंत कुमार हिंदी साहित्य के इतिहास में वो नाम है जिन्होंने गज़ल को महफिलों से निकालकर आम इंसान की लड़ाई का हथियार बना दिया था। उन्होंने अपनी कलम से सिर्फ शायरी नहीं की बल्कि आज़ादी के बाद उपजी निराशा और राजनीति के खोखलेपन को बेनकाब किया। मात्र 42 साल की छोटी सी उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाले इस महान कवि की लेखनी आज भी अमर है। तो आइए सुनते हैं कक्षा 11वीं की यह गज़ल और उसका भावार्थ समझते हैं। गज़ल का पहला शेर है कि कहाँ तो था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयसर नहीं शहर के लिए। यानी कि यहाँ पे दुष्यंत कुमार जी ने कहा है कि नेताओं के जैसे वादे होते हैं कि हर एक घर में चिराग होगा, लेकिन घर तो घर, यहाँ पूरे शहर में भी एक भी चिराग नहीं दिखाई देता। यानी कि आज़ादी के समय में तय हो गया था कि देश के हर घर को सुख सुविधाएं दी जाएगी, लेकिन आज पूरे शहर के लिए एक भी बुनियादी सुविधा नहीं है। बच्चों, यहाँ आगे आपके लिए भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य दे रखा है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षाओं के लिए, तो आप इसको भी देख लेना। सौंदर्य में आता है कि जो आपको काव्य खंड दिया गया उस काव्य के अंदर कौन सा भाव, मतलब वो क्या बताना चाह रहा है, वो होता है हमारा भाव सौंदर्य। और शिल्प सौंदर्य यानी कि उसमें किस तरह की भाषा शैली का प्रयोग किया गया है, कौन सा अलंकार है, छंद है, ये सब चीज़ें शिल्प सौंदर्य में आती हैं। यहाँ दुष्यंत कुमार जी के द्वारा लिखा गया दूसरा शेर है, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। यानी कि दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि जैसे जो राही होता है, अगर वो किसी पेड़ की छांव के नीचे बैठा है और उस पेड़ पर अगर पत्तियां नहीं हैं तो उसको जाहिर सी बात है धूप लगेगी। तो वही है, जो संस्थाएं जनता की रक्षा और कल्याण के लिए बनाई गई थी वही अब शोषण का कारण बन गई हैं। इसलिए इस व्यवस्था को छोड़कर हमें हमेशा के लिए दूर जाने का मन करता है। इस काव्यांश के लिए भी भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य लिखा है। तो भाव सौंदर्य में है कि देश के भ्रष्ट तंत्र और कल्याणकारी संस्थाओं जैसे कि कोर्ट, पुलिस, सरकार इत्यादि जो नेता लोग होते हैं के प्रति जनता के गहरे अविश्वास और पलायन की भावना को व्यक्त किया गया है। शिल्प सौंदर्य में यहाँ पे दरख्त यानी कि दरख्त लिखा गया है, पेड़ों के लिए लिखा गया है इसमें, और वो जो है यहाँ से वो शासकों का प्रतीक माना गया है। अगला शेर है, न हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। यानी कि दुष्यंत कुमार जी का कहना यह है कि भारत की जनता इतनी शोषित और संतोषी है कि अभावों में भी शिकायत नहीं करती बल्कि अपनी मजबूरियों से ही वो जीने का रास्ता ढूंढ लेती है। ऐसे दबे कुचले लोग तानाशाह शासकों के राज के लिए सबसे बड़े मुनासिब हैं। यानी कि लोग किसी भी तरह की परेशानियां झेलने के लिए तैयार हो जाते हैं अपने शासन के तानाशाह के बीच में। दुष्यंत कुमार जी का अगला शेर है कि खुदा नहीं ना सही, आदमी का ख्वाब सही, कोई हंसी नज़र तो है नज़र के लिए। यानी कि इसमें दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि अगर मनुष्य किसी भी चीज़ से अगर निराश हो जाता है तब भी वो अपनी आस उसको रखनी चाहिए। यानी कि यदि ईश्वर खुदा ना सही आदमी का ख्वाब सही, यानी कि अगर ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है तो ना सही, कम से कम इंसान के पास उम्मीदों का एक खूबसूरत सपना तो है। कोई हंसी नज़र
तो है नज़र के लिए, यानी कि जिसके सहारे वो अपनी मुश्किल ज़िंदगी काट सकता है, ऐसा उसके पास कोई सपना तो है। यहाँ आगे दुष्यंत कुमार जी कहते हैं, वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकार हूँ आवाज़ में असर के लिए। यानी कि यहाँ पर दुष्यंत कुमार जी ने ऊंचे पद पर बैठे लोगों के बारे में बताया है कि शासक वर्ग आश्वस्त है कि जनता गूंगी और बहरी है, वह कभी विद्रोह नहीं करेगी, लेकिन कभी जनता की आवाज़ में वह क्रांतिकारी जोश और असर देखने के लिए बेचैन है। यानी कि यहाँ पे दुष्यंत कुमार जी हमेशा यह आस में रहते कि कभी न कभी कोई तो क्रांतिकारी आएगा जो इस देश के लिए आवाज़ उठाएगा। आगे दुष्यंत कुमार जी कहते हैं, तेरा निज़ाम है सिलदे ज़ुबान शायर की, ये इताहत ज़रूरी है इस बहर के लिए। यानी कि यहाँ पे दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि जो बड़े बड़े पदों पर बैठे जो शासक हैं, उनका निज़ाम है सिलदे ज़ुबान शायर की। यानी कि हे शासक, तुम्हारी सत्ता है तो तुम सच लिखने वाले शायर की ज़बान तो बंद कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी हुकूमत और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यह तानाशाही ज़रूरी भी है, वरना कोई शायर ऐसी ही कुछ बातें लिख देगा और तुम्हारे सारे तानाशाही सारी करतूतें बाहर आ जाएंगी। अंत की जो पंक्तियां हैं, इसमें दुष्यंत कुमार जी कहते हैं, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। इन पंक्तियों में दुष्यंत कुमार जी ने बड़े ही सुंदर तरीके से अपने देश, अपने वतन के लिए कहा है कि हम जब तक जिए अपने देश में पूरे स्वाभिमान और मानवीय मूल्यों को लेकर के साथ उनके साथ जिए, जिसे उन्होंने गुलमोहर का नाम भी दिया है। और जब मरें तो दूसरों के कल्याण और अधिकारों की रक्षा के लिए मरें। तो ये थी दुष्यंत कुमार जी के द्वारा लिखी गज़ल, उसके खूबसूरत शेर। अब आगे हम इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है, आखिरी शेर में गुलमोहर की चर्चा हुई है, क्या उसका आशय एक खास तरह के फूलदार वृक्ष से है या उसमें कोई सांकेतिक अर्थ निहित है? समझा कर लिखिए। तो इसका उत्तर ये है कि अंतिम शेर में गुलमोहर का जो शाब्दिक अर्थ है, भले ही एक सुंदर फूलदार वृक्ष होता है, लेकिन कविता में इसका प्रयोग एक गहरे सांकेतिक अर्थ के साथ हुआ है। यहाँ गुलमोहर मानव के स्वाभिमान, स्वतंत्रता, मानवीय गरिमा और जीवन के उच्च आदर्शों का प्रतीक माना गया है। और कवि का आशय यह है, जब तक हम अपने देश में जिए पूरी मानवीय गरिमा और स्वाभिमान के साथ जिए, और यदि देश के कल्याण के लिए मरना भी पड़े तो अपने आदर्शों की रक्षा करते हुए कुर्बान हो जाएं। यह दूसरा प्रश्न है कि पहले शेर में चिराग शब्द एक बार बहुवचन में आया है और दूसरी बार एक वचन में, तो अर्थ और काव्य सौंदर्य की दृष्टि से बताइए। तो आपको पहले भी काव्य सौंदर्य मैंने पहले यहाँ पे बना के दिखा रखा है आप लोगों को। तो चरागा जहाँ पे वो बहुवचन में आया है, तो इसका मतलब है अत्यधिक सुख सुविधाओं, चौमुखी विकास जो नेताओं के द्वारा एक वादे किए जाते हैं जनता के लिए। और दूसरे में था चराग, यानी कि एक वचन। यह न्यूनतम बुनियादी ज़रूरत, जैसे कि छोटी मोटी ज़रूरतें होती हैं मनुष्य की, बिजली, रोटी, कपड़ा, मकान इत्यादि, इसके बारे में यहाँ पे लिखा गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि गज़ल के तीसरे शेर, न हो कमीज़ तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, को पढ़कर आपके मन में भारतीय जनता की कैसी छवि उभरती है? तो जैसा कि इस शेर में लिखा ही है, इन पंक्तियों को देख करके लगता ही है कि भारत की जनता एक अत्यंत शोषित, अत्यधिक सहनशील, संतोषी और भाग्यवादी छवि की उभरती है सामने एक। यहाँ के आम लोग अपने अधिकारों से लड़ने के बजाय, उस व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाने के बजाय परिस्थितियों से समझौता कर लेते हैं। यदि उनके पास बुनियादी सुविधाएं हैं भी या फिर ना भी हों, तो वह शिकायत करने के बजाय अपनी मजबूरियों को ही अपनी नियति मानकर खामोश बैठ जाते हैं, जैसे कि इन कविता की पंक्तियों में लिखा ही था। यहाँ अगला प्रश्न है, वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकार हूँ आवाज़ में असर के लिए।
अब इस शेर में जो है मुतमईन जो कि आश्वस्त और बेकरार यानी कि व्याकुल शब्द किस किस स्थिति को प्रकट कर रहे हैं। तो मुतमईन कहा गया है वह शासक और भ्रष्ट अधिकारी वर्ग को दर्शाता है जो इस बात को लेकर पूरी तरह से बेफिक्र और संतुष्ट है कि आम जनता जो है गूंगी बहरी है जो कभी अपनी आवाज़ को नहीं उठाएगी। और बेकरार व्याकुल हैं कवि जो कि क्रांतिकारी जागरूक नागरिक की स्थिति को दर्शाता है और कवि व्यवस्था की इस जड़ता को तोड़ना चाहता है। तो बच्चों, ये थी दुष्यंत कुमार के द्वारा लिखी गई खूबसूरत सी गज़ल और उसके प्रश्नोत्तर। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा।